नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए को झटका, बसपा ने किया एनडीए उम्मीदवार का समर्थन। मायावती ने की धनखड़ के समर्थन की घोषणा, कहा व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर लिया फैसला। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया रोजगार मेले का शुभारंभ। 10,000 युवाओं को मिली ऑन स्पॉट नौकरी, तो वहीं 125 करोड़ की 422 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी में तुलसीदास के जन्मभूमि विवाद ने फिर पकड़ा तूल। जन्मभूमि को राजापुर बताए जाने से सोरो निवासियों में भारी नाराजगी। सीएम योगी के ट्वीट से नाराज 28 सभासदों ने दिया इस्तीफा। महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर दिखी गंगा जमनी तहजीब की झलक। मुस्लिम संप्रदाय ने नेपाली कांवड़ियों के पैर धोकर किया स्वागत। नेपाली कांवड़िए हुए भाव विभोर। संभल में महिला टीचर को शराब माफियाओं का विरोध करना पड़ा महंगा। बदमाशों ने महिला को किया जान से मारने का प्रयास। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव की बारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को मैदान में उतारा है, तो वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर दाव लगाया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। एनडीए ने राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी खेमे में सेंध लगाई है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को विपक्षी बहुजन समाज पार्टी का साथ मिल गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को समर्थन का ऐलान किया है। मायावती ने आज एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन सकी, जिसकी वजह से चुनाव हुआ। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि ठीक वही स्थिति अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बन गई है। मायावती ने साफ कर दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बसपा व्यापक जनहित और अपनी विचारधारा को ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है, जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आईटीआई की ओर से आयोजित वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर गंभीर है। हर युवा को काम मिले, इस पर कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले में करीब 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह रोजगार मेला नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के
उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक आधार स्तंभ खड़ा होने जा रहा है और उस दृष्टि से आज इस रोजगार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर बागडोर संभालने के साथ ही देश के युवाओं, देश के परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। स्किल इंडिया अभियान हो, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, मेक इन इंडिया का बृहद कार्यक्रम रहा हो या स्वतः रोजगार के साथ और स्वयं के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार देश के युवाओं को लगा, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास कार्यों की सौगात दी, जहां 125 करोड़ रुपए की 422 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। वहीं 14.44 करोड़ की 4 परियोजनाओं का फ्लैग ऑफ एवं महंत अवैध नंद अमृत वाटिका एवं डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस दौरान डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 25 गाड़ियों, 10 इलेक्ट्रिक बसों और 2 ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने नगर निगम के करीब 61 करोड़ की लागत के 148 कार्यों का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी और पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय श्यामराज जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने निवास की चाबी को प्राप्त। स्वागत के लिए हम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से 456 परियोजनाएं हैं, डिटेल महाराज जी बताएंगे। सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कैसे आप मेंटेन करते हैं अपनी ऊंचाइयों पर। गोरखपुर में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये जनता दरबार आयोजित हुआ। इस दौरान दूर दराज से आए फरियादियों ने सीएम योगी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां रामचरितमानस के रचयिता महाकवि संत तुलसीदास की जन्मभूमि विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से किए गए ट्वीट में संत तुलसीदास की जन्मभूमि को राजापुर बताए जाने से सोरो निवासियों में भारी नाराजगी है, जिसे लेकर सोरो के ट्विटर यूजर्स ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रिप्लाई करते हुए विरोध किया और कड़ा विरोध करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि नगरपालिका परिषद सोरो के सभी चुने और नामित 28 सभासदों ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर को अपना सामूहिक इस्तीफा भी सौंप दिया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री द्वारा बांदा जिले के राजापुर को तुलसीदास की जन्मस्थली बताया गया है। मामला ये है साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर
बोला है। जानकारी के अभाव में उन्होंने ये निर्णय लिया है, ये सरासर गलत है। आज हम सभी सभासद इस निर्णय का विरोध करने आए हुए हैं और हम सभी ने अपना सामूहिक इस्तीफा माननीय जिलाधिकारी जी को दिया है। उनके द्वारा ये इस्तीफा संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि के संबंध में दिया गया है कि उस जन्मभूमि को राजापुर बांदा के स्थान पर सोरो शुक्र क्षेत्र को माना जाए। इसके संबंध में उनके द्वारा मुझे ज्ञापन सौंपा गया। मामला ये है कि हमारा नगर शुक्र क्षेत्र सोरो जो वास्तविक तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कुछ भ्रमित होकर राजापुर जिला बांद्रा के लिए तुलसीदास जी की जन्मभूमि बताया गया है। उसके विरोध में हम यहाँ जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए हैं और उनको अपना इस्तीफा दिया है आज सभी सभासदों ने मिलकर। प्रतापगढ़ जनपद के टीकरी गांव के 26 वर्षीय आदित्य कुमार को अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने चौराहों पर गोली मार दी। ग्रामीणों ने सूचना पर आए एसओ घायल आदित्य को मानधाता सीएचसी में ले गए। वहां से उसे प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमलावर बाइक पर आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण संज्ञान में आया है। थाना मानधाता के टिकरी गांव से संबंधित मामला है और इसमें एक आदित्य पटेल व्यक्ति को 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट के पास में और एक हाथ के पास में लगी हुई है और इनका उसके द्वारा जो बयान दिया गया उसके अनुसार से पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों के द्वारा उसे गोली मारी गई है। उसको जिला चिकित्सालय लाया गया था जहां से उसे एसआरएम रेफर कर दिया गया है। उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस आधार पर हम लोग अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र ही जो आरोपीगण हैं अब उनको गिरफ्तार किया। खबर की ओर खबर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से है, जहां आबकारी विभाग की मिलीभगत से बराही गांव में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में महिला शिक्षा मित्र को अवैध शराब बेचने वालों की शिकायत करना महंगा पड़ गया। दरअसल हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बराही में शराब बेचने का विरोध करने पर बदमाशों ने अध्यापिका के साथ मारपीट की। इस दौरान महिला का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद महिला टीचर की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने कई बार आरोपियों के खिलाफ अधिकारियों और थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके नाराज होकर बदमाशों ने महिला पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी हैकर बदमाश गिरोह के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या है आप? शिक्षा में टीचर है जी। तो कहाँ रहती है? पढ़ाई। तो क्या हुआ आपके साथ? जो दमंग लोग हैं पड़ोसी को शराब बेचते हैं और जो दरवाजे में बेच के मेरे घर में दमंग लोगों को घुसाते हैं और मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने दिए। मैंने विरोध किया तो मेरे आज गला दबा दिया। अब क्या आपने शिकायत की थाने में? थाने में कि मेरे गला दबा दिया, मेरे बच्चों को नहीं पढ़ने लिखने दे रहे हैं, शराब बेचते हैं। क्या चाहती हैं आप? तो ये चाहती कि हमारे साथ ऐसा क्यों अत्याचार हो रहा है। फिर थाने में तहरीर दे दी? इससे पहले भी शिकायत की पुलिस से? पहले एक दूसरे की शिकायत करी थी। तीनों पड़ोसी तीनों दारू बेचते हैं। बस्ती में प्राइवेट स्कूल के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल के संचालकों पर आरटीओ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों को भरकर सड़क पर दौड़ाने वाले वाहनों के 212 परमिट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिले में कुल 912 स्कूल वाहन पंजीकृत है। इनमें से 312 का फिटनेस समाप्त हो चुका है और इन वाहनों का अभी तक फिटनेस नहीं कराया गया है। इन्हें नोटिस जारी कर 1 माह के अंदर फिटनेस जांच कराने का निर्देश दिया गया है। जनपद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद में कुछ 912 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं जो कि विभिन्न स्कूल प्रबंधन के नाम से दर्ज हैं, जिसमें से आज की डेट में 308 स्कूल वाहनों का फिटनेस समाप्त है और जिनका फिटनेस समाप्त है उसमें से हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग के दौरान
200 स्कूल बसों के जो है फिटनेस समाप्त होने के कारण उनको हमने नोटिस प्रेषित किया कि अगर आप अपना फिटनेस नहीं कराते हैं तो हम आपको पंजीयन निलंबित कर देंगे। उसमें से 200 बसों का हमने पंजीयन निलंबित करने के साथ ही उनको अपने वाहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब ये स्कूल स्वामी या स्कूल वाहन जो है तब तक फिटनेस नहीं होंगे जब तक उसका निलंबन समाप्त नहीं कराया जाएगा। और साथ ही अभी ऊपर से हमारे परमिट सेक्शन से भी लगभग 200 स्कूली वाहनों के परमिट जिनके बहुत साल पहले एक्सपायर हो गए थे या उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया उसको भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। नगर पालिका परिषद बस्ती में 2 करोड़ रुपए से अधिक के पीएफ घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पालिका में कार्यरत 200 कर्मचारियों के वेतन से प्रति कर्मचारी करीब 10,000 रुपए पीएफ मद में कटौती कर ली गई, लेकिन उन्हें पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया। जिम्मेदारों ने 10 महीने के पीएफ का करीब 2 करोड़ रुपए आपस में बंदर बांट कर लिया, जिसके बाद पालिका में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने नकेल कसी तो शासन ने जांच कराई, जिसमें पिछले महीने बस्ती में बलिया ट्रांसफर हुए तत्कालीन अधिशासी अधिकारी जांच में दोषी पाए गए। शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए मुख्यालय लखनऊ अटैच कर दिया है। नगर पालिका में ईपीएफ के भुगतान का 14वें वित्त आयोग के मतलब क्या कहते हैं 14वें वित्त आयोग कहते हैं ना, राज्य वित्त आयोग के पैसे का जो कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं पेंशन बंद में किया जाना था, उस संबंध के पैसे का शासनादेश इसी करता है। लेकिन कोविड के दौरान किसी प्रकार की कोई उसमें विचलन की कार्रवाई कर दी गई है फंड न होने के कारण। ऐसी दशा में उस पर एक जांच बैठी हुई है शासन स्तर से, उस जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारियों के खिलाफ प्रस्तावित जांच के संभव के खिलाफ विधायी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां उद्योग बढ़ाने के लिए तरह तरह के इंतजामात कर रही है, वहीं सीतापुर के ईंट भट्टा उद्योग में जीएसटी की वृद्धि और कोयले की कीमत दोगुनी हो जाने के कारण ईंट भट्टा मालिकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि इस वजह से हम लोगों की कमर टूट गई है और पूरा व्यवसाय बंद करने के कगार पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने मांग की है तो वो तो लिखित दें अधिकारियों को। मोहली तहसील भी एक सीतापुर की है, मैं खुद सीतापुर तहसील। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जर्जर स्कूलों की दशा बदलने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यूपी के बस्ती में अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी इमारत दरक चुकी है और खतरे के साए में मासूम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार जनपद में 70 प्राइमरी स्कूल जर्जर हालत में है, जिसको लेकर बीएसए ने कार्रवाई की शुरू कर दी है। बीएसए ने जनपद में जर्जर प्राइमरी स्कूलों को चिन्हित करवाया है और उनके कायाकल्प के लिए सरकार को पत्र भेजा है। वहीं 100 से अधिक परिषदीय इस विद्यालयों के ऊपर से बिजली के तार गुजरने के कारण करीब 15,000 बच्चे खतरे में रहते हैं। अभी तक तो 308 चिन्हित किए गए, जिसमें 295 की नीलामी हो चुकी है और ध्वस्त भी हो रहे हैं। अभी फिर से एक बार लिस्ट वो जारी की गई सूचना के लिए, उसमें 76 फिर से आए हुए हैं जो जर्जर हैं। अब उसकी नीलामी कार्रवाई हम लोग डीएम साहब के अध्यक्षता में करके करेंगे। नहीं 15,000 नहीं है, संख्या काफ़ी कम होगी क्योंकि अब 76 बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से संख्या इतनी नहीं होगी। जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा पूरी प्रक्रिया पूरी करने में, 1 महीने में लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में इंस्पेक्टर की पत्नी को गोली लगने की खबर सामने आई है। दरअसल सिकंदरपुर वैश्य थाना परिसर में मौजूद सरकारी आवास पर इंस्पेक्टर की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मामला सिकंदरपुर वैश्य थाने में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात इंस्पेक्टर विवेक कुमार गुप्ता के सरकारी आवास का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।